अब जेई मेंस अटेम्प्ट में लगभग बचे हैं 45 दिन। इन 45 दिनों में आपको किस सीक्वेंस में रिवीजन करना चाहिए जिनका आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 34, यानी लगभग हर पेपर में 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं और ज्यादातर सवाल किसके ऊपर आ रहे हैं आपको पता है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा समय एओडी पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जेई मेंस एओडी में कम ही पूछता है। आई थिंक यह सारे रिकॉर्ड यहां टूट जाते हैं। 36 प्रॉब्लम्स 2025 में देखने को मिले हैं, 2023 में तो 71 आए थे। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब जेई मेंस अटेम्प्ट में लगभग बचे हैं 45 दिन। 45 से थोड़े ज्यादा बचे होंगे, लेकिन यहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर के इन 45 दिनों में जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होने की तरफ है, सिलेबस खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आपको किस सीक्वेंस में रिवीजन करना चाहिए। सबसे पहले ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको रिवाइज करने चाहिए जिनका आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, यानी उसमें आप कम से कम समय में जेई मेंस के एग्जाम में अपने 1 या 2 क्वेश्चन उस चैप्टर से इंश्योर कर सकते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं फटाफट कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्नैपशॉट दे देता हूं, चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड लास्ट के 3 इयर्स मेरे ख्याल से इज इनफ। 2023, 2024 और 2025 में टोटल क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम से पूछे गए थे 48। अब 24 और 23 हो गए हैं, कम हो गए, लगभग आधे हो गए। आधे क्यों हो गए? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कोर्स से निकाल दिया गया है ना। बहुत सारी चीजें कोर्स से अब हटा दी गई हैं, लेकिन इसमें अभी भी आप देखेंगे काफी सारे प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं। 23 प्रॉब्लम्स अभी भी पूछे जा रहे हैं। 2025 की बात करूं तो लगभग 19 पेपर हुए हैं, लगभग 19 के करीब पेपर हुए हैं। तो ऑन एन एवरेज 19 से अगर इसे डिवाइड किया जाए, ऑन एन एवरेज 1 सवाल तो हर शिफ्ट में आ ही रहा है। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में भी कुछ कटौती की गई है, लेकिन आप देखें इसके लगभग परसेंटेज सेम बनी हुई है, जबकि 2025 में बहुत कुछ इसमें से निकाल दिया गया था सिलेबस में से, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं सम स्पेशल सीक्वेंसेस को निकाल दिया गया, तो बहुत सारी सम स्पेशल सीक्वेंसेस जब निकाल दिए गए तो बहुत सारा पार्ट इसमें से कट ऑफ हो गया, लेकिन फिर भी इसके 30 क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं। मैट्रिक्स लगभग सेम बना हुआ है, 21 सवाल आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में से धीरे धीरे घट गया है, 19 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। डिटर्मिनेंट से 13 और क्वाड्रेटिक से 14 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं 2025 में। तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह का रुझान रहा है 2025 में। टोटल 19 पेपर थे और उनमें पूछे गए 19 पेपर्स में 23 सवाल बाइनोमियल के पूछे गए, 30 सवाल सीक्वेंस सीरीज के, मैट्रिक्स के 21, कॉम्प्लेक्स के 19, डिटर्मिनेंट के 13, क्वाड्रेटिक के 14। अभी पिक्चर मेरे बाकी है मेरे दोस्त फंक्शन से। अब आप देखो 25 सवाल पूछे गए हैं फंक्शन से, यानी अभी तक सीक्वेंस सीरीज से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए 2025 में। फिर दूसरे नंबर पर जो आ रहा है वो है अपना फंक्शन से 25 सवाल पूछे गए। फंक्शन में ज्यादातर क्या पूछा जाता है? डोमेन के क्वेश्चंस, रेंज के क्वेश्चन, फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स काफी आते हैं, इसलिए यह चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आईटीएफ में पूछे गए सिर्फ 9 सवाल, तो पहले 10 थे फिर 8 थे, यानी ये लगभग सेम बना हुआ है। ऑन एन एवरेज कभी कभार आधी शिफ्ट्स में दिख जाता है एक सवाल, आधी शिफ्ट्स में नहीं दिखता। 19 टोटल पेपर थे, तो 19 में से लगभग 9 पेपर्स में ये दिखाई दिया होगा और बचे हुए 10 पेपर्स में ये नहीं दिखाई दिया होगा, यानी आधे बच्चों की शिफ्ट में कहीं ना कहीं आईटीएफ का प्रॉब्लम आया होगा और आधों में नहीं आया होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप देखें 10 सवाल इंडेफिनिट के आए थे 2023 में, फिर 38 सवाल आए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, और यह अभी भी सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर बना हुआ है। बहुत सारे सवाल यहां से पूछे गए, 30 प्रॉब्लम्स अप्रोक्सीमेटली यहां से पूछे गए हैं, जबकि अभी तक 30 सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस सीरीज से पूछे गए हैं। तो यह है ना, तो आप देख सकते हैं। फिर एओडी में सिर्फ 12, एओडी में 12 सवाल 19 से डिवाइड करेंगे लगभग 1 सवाल भी नहीं आता, यानी कि आपको बहुत ज्यादा समय एओडी पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जेई मेंस एओडी में कम ही पूछता है। अब 12 सवाल पूछ रहा है, कम होता जा रहा है धीरे धीरे करके, है ना। तो 12 सवाल पूछता है, क्यों? टेंजेंट नॉर्मल निकाल दिया, फिर उसके बाद रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम निकाल दिया, अप्रोक्सीमेशन पहले भी नहीं आता था अब भी नहीं आता, तो बचे क्या? रेट मेजर, मैक्सिमम मिनिमम, मोनोटोनिसिटी। उसके ऊपर भी एक आधा प्रॉब्लम कभी कभार पेपर में देखने को मिलेगा, यानी कि एओडी बहुत लोगों का सिरदर्द होगा कि सर एओडी बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एओडी में अच्छी बात यह है, अच्छी खबर यह है कि जेई मेंस आमतौर पर कम पूछता है। इससे सबसे ज्यादा कौन पूछता है? जेई एडवांस पूछता है, मेंस कम पूछता है। डिफरेंशियल इक्वेशन
22 प्रॉब्लम्स, लिमिट से 13, कंटिन्यूटी डिफरेंशियल, यानी अगर मैं इसको देखूं तो इसमें मिलाकर 22 आ रहे हैं, इसमें मिलाकर 22 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और अगर एरिया अंडर द कर्व की बात की जाए तो उससे 19 प्रॉब्लम्स, यानी हर शिफ्ट में लगभग एक सवाल मिला है। किसी किसी शिफ्ट में तो हो सकता है 2 मिले हो, किसी में 0 मिला हो, लेकिन ऑन एन एवरेज एक सवाल तो हर शिफ्ट में मिला ही मिला है एरिया अंडर द कर्व से। और डिफरेंशियल इक्वेशन से 22, यानी कि आपको लगभग हर शिफ्ट में एक सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन का देखने को मिला, एक सवाल एरिया अंडर द कर्व से देखने को मिला ऑन एन एवरेज, और एलसीडी से भी लगभग एक सवाल देखने को मिल रहा है। फिर आते हैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर देखा जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की जाए तो यहां पर पहला पार्ट तो हो गया हमारा अलजेब्रा, ये पूरा अलजेब्रा के बारे में बता दिया। अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ रहा है? सीक्वेंस एंड सीरीज आ रहा है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला के अगर देखा जाए, ये दोनों मिला के देखो भाई, ये कितना आता है? 34, ये 34 देता, दिस इज 34 प्रॉब्लम्स। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है? 34, यानी लगभग हर पेपर में 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से। और ज्यादातर सवाल किसके ऊपर आ रहे हैं आपको पता है? क्रेमर्स रूल के ऊपर, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर, इनवर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, सीक्वेंस सीरीज, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एज फार एज अलजेब्रा इज कंसर्न्ड। कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व इंपॉर्टेंट बन जाता है। एलसीडी में आमतौर पर एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। एओडी उतना जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें उतने प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम करके नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये है कि हाँ कम पूछता है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में एक आ जाए। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुतों का सिरदर्द है भाई। स्ट्रेट लाइन तो हम कैसे भी कर लेते हैं, 20 सवाल यहां से आते हैं, पैराबोला से 17, इलिप्स और हाइपरबोला से मिलाकर 30 प्रॉब्लम्स आते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे ना, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं? इलिप्स और हाइपरबोला के हाइब्रिड प्रॉब्लम्स आते हैं। और वो भी कौन से? इलिप्स एंड हाइपरबोला हैव द सेम फोकस, दे आर कॉन्फोकल, या फिर हाइपरबोला पासिस थ्रू द फोकस ऑफ इलिप्स, या फिर इलिप्स पासिस थ्रू द फोकस ऑफ हाइपरबोला। इस तरह के प्रॉब्लम्स ज्यादा आते हैं। तो यहां पर इलिप्स और हाइपरबोला से लगभग 30 प्रॉब्लम्स यहां देखने को मिले हैं। तो दैट मेक्स इट रियली इंपॉर्टेंट। इलिप्स और हाइपरबोला मिला के 30 हैं। पैराबोला में 17 प्रॉब्लम्स देखने को मिले ऑन एन एवरेज एक, यानी आप ये मान सकते हैं कि इससे लगभग 2 प्रॉब्लम्स और इससे लगभग 1 प्रॉब्लम आपके पेपर में, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहां पर इससे 3 प्रॉब्लम्स, और यहां स्ट्रेट लाइन में ज्यादा आता है, 1 प्रॉब्लम यहां से देखने को मिल सकता है, और सर्कल से भी 1 आधा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर 5 चैप्टर्स हैं, लगभग 4 से 5 सवाल आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखने को अपने पेपर में, अपनी शिफ्ट में मिल सकते हैं। फिर मिसलेनियस चैप्टर्स जैसे 3D। अब 3D देखिए आप, आई थिंक यह सारे रिकॉर्ड यहां टूट जाते हैं। 36 प्रॉब्लम्स 2025 में देखने को मिले हैं, 2023 में तो 71 आए थे, फिर 44, अब 36। क्यों? प्लेन को निकाल दिया गया है जेईई मेंस के सिलेबस से, प्लेन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द जेईई मेंस सिलेबस। तो 36 अभी भी बने हुए हैं। तो अगर अभी तक देखें, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यहां से 30 आ रहे हैं, यहां से भी 30 आ रहे हैं, यहां से 34 आ रहे हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मिलाकर। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बाद अगला चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर। मिलाकर अगर देखा जाए, इन दोनों का जॉइंट कंट्रीब्यूशन होगा लगभग 57 सवाल, यानी कि 19 3 57, यानी कि आपकी शिफ्ट में लगभग 3 सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी एक तरफ, ये दोनों चैप्टर एक तरफ। प्रोबेबिलिटी 23, पीएनसी आप देख रहे हो लगभग ये तो सेम ही रहता है। पीएनसी ये 20 के करीब रहा है ना, पीएनसी। फिर ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जेईई मेंस के सिलेबस से निकाल दिया गया था, लेकिन अभी भी इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम जनरल सॉल्यूशन ही वहां से पूछ लेता है, इस इंटरवल में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। ज्यादातर इस तरह के प्रॉब्लम्स यहां देखने को मिलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 12 सवाल आते हैं एक शिफ्ट में। मतलब आपको कभी अपनी शिफ्ट में देखने को मिल भी सकता है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, और नहीं भी मिल सकता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैटिस्टिक्स के 8 सवाल और सेट और रिलेशंस के 18 प्रॉब्लम्स, यानी लगभग 1 सवाल पर शिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो भाई आपने सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स देख ली। अब आप चाहोगे कि सर इसे समराइज कर दो, कि हम कुल मिलाकर, आपने सब कुछ तो बता दिया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, वेक्टर 3D। भाई सबसे इंपॉर्टेंट 57 प्रॉब्लम्स वेक्टर 3D मिला के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 57 का मतलब लगभग 3 सवाल पर पेपर में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग 4 सवाल या 5 सवाल पर पेपर में। फिर उसके बाद
आपके पास लिमिट और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 22 सवाल, इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन 20 सवाल, एओडी से रिलेटिवली कम आते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ, थोड़ा एक स्नैपशॉट ले लो, हो जाएगा। ठीक है, एओडी को थोड़ा ढंग से पढ़ लो, मैट्रिक्स वो सॉरी मैक्सिमम मिनिमम मोनोटोनिसिटी, कुछ थोड़े बहुत पीवाईक्यूज कर लो, एओडी सेट हो गया। लेकिन ज्यादा जो आपको एम्फसाइज करना है वो ये चैप्टर्स हैं। तो आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं 3D, टॉप 10 की लिस्ट। क्या क्या करना है? सबसे पहले रिवीजन कहां से शुरू करना? 3D से। और अच्छी बात क्या है, 3D को पढ़ने के लिए एक चैप्टर की जरूरत है, इसका नाम है वेक्टर। तो वेक्टर 3D से आप अपना रिवीजन शुरू कर सकते हैं, यहां से आप अपने रिवीजन का नारियल फोड़ सकते हैं, वेक्टर और 3D। सबसे पहले ये रिवाइज करिएगा, फिर डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करिएगा, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है इसका मतलब। तो ये हैं टॉप 10 चैप्टर्स जिनको आप करके 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 11, 12, 13, 14, 15, लगभग 15 सवालों का वहां काम अपना बन सकता है। 15 का मतलब हो गया लगभग 60 to 60 मार्क्स के करीब। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत एक्यूरेसी भी ऊपर नीचे कर लें कि मान लो 2-3 गलत हो गए, तो 30-40 मार्क्स आप आराम से यहां से सिक्योर कर सकते हैं इन 10 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके। फिर अगले 10, इसके बाद क्या यही बस इतना ही करना है? भाई अगर आपने अभी तक अपनी रिवीजन करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को निपटा डालिए, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर अगली जो लिस्ट आती है वो है एरिया अंडर द कर्व, जिसमें आपको एक एक सवाल देखने को मिल सकता है, स्ट्रेट लाइन से एक, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक या जीरो, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक या जीरो से एक मिल सकता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, क्वाड्रेटिक से 0 से 1, सेट और रिलेशन में 0 से 1, सर्कल में 1 या 2 से 1 या 2, ठीक है ना, 1 या 2 सर्कल से, और फिर इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में 1 या 2। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर पेपर। 1 या 2 सवाल आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में 0 या 1, स्टैटिस्टिक्स में 1 या 2, लिमिट में 0 से 1, पैराबोला में 1 या 0। तो इस तरह से आपको यहां पर अपने प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं अपने पेपर में। तो हमने आपको ये एक लिस्ट पूरी बता दी कि कैसे आप चल सकते हैं अपने पेपर की रिवीजन में। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लें और एक बार देख लें कि आपको किस क्रम में अपना रिवीजन चालू करना है। तो सबसे पहले ये 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है इन 45 दिनों में, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा, यहाँ एक चीज और बोल दूं, मान लो मेरा एओडी बहुत वीक है, मुझे नहीं आता, तो क्या मैं बिल्कुल छोड़ दूं? नहीं। कई बार होता क्या है कि इन्हीं चैप्टर से बहुत आसान, तो क्या मैं जो मेरे वीक चैप्टर उस पर लग जाऊं? तो देखो यार, अगर आपका कोई वीक चैप्टर है और वो मान लो 11th का कोई टॉपिक है जिसे आप 2 साल में स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए, तो 5 दिन में कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? तो आपको क्या करना है कि उसे छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। उसको एक बेसिक लेवल तक पढ़ लें, उसकी थ्योरी पढ़ लें, कुछ पीवाईक्यूज कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है जो चैप्टर आपको आता नहीं है, जिसको आप छोड़ के जाना चाह रहे हैं, उससे एक इतना आसान और लड्डू सवाल आता है कि आपको अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक फॉर्मूलाज भी याद थे तब भी आप वो सवाल कर ले जाते। तो उस वक्त बहुत दुख होता है जब पता चलता है यार ये सवाल तो बहुत ही आसान था, अगर मैंने थोड़ा सा बेसिक भी जाना होता तो शायद मैं यह सवाल कर ले जाता। तो जो आपके वीक चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा वीक हैं, तो आप उनको एक बेसिक लेवल तक थोड़ा लेकर आइए, उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो अपना ज्यादा समय इन चैप्टर्स पर लगाइएगा जो आपको अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। दे विल गिव यू अ बेटर रिटर्न। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। और अगर आप एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर आप कम से कम समय में एक बहुत अच्छा रिवीजन करना चाहते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर रिवीजन करना चाहते हैं, तो जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स रीलोडेड हैज बीन लॉन्च्ड और दिस बैच इज अवेलेबल फॉर अ प्राइस ऑफ 1500 रुपीज। और यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में MIP और MIC लेक्चर्स मिलेंगे, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ये सब के ऊपर प्रॉब्लम्स आपको जो लेक्चर्स हैं उसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं जैसा कि जेईई अल्टीमेट कोर्स में मिल रहे थे, उसी तरह के लेक्चर्स यहाँ भी आपको अवेलेबल होंगे। और कम से कम समय में आप अपने पूरा का पूरा जो रिवीजन है वो आप अच्छे से कर सकते हैं इस बैच के द्वारा। इस बैच के सेलेंट फीचर्स के लिए यूट्यूब पर जेईई वाला चैनल पर डेफिनेटली इसके ओरिएंटेशन, इसके लॉन्चिंग सेशन में आप देख सकते हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। तो दिस इज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू रिवाइज in the minimum possible amount of time to the maximum.
तो बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।